हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल फिजिक्स चैनल। आज हम क्लास 11 के चैप्टर 2 का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने बात की थी यूनिट्स के बारे में। आज हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। मेजरमेंट ऑफ लेंथ। जब हम लेंथ को मेजर करते हैं तो हमने देखा अपने पिछले लेक्चर्स में कि फिजिक्स में लेंथ की जो रेंज होती है वो एटॉमिक स्केल से लेकर रेडियस ऑफ द यूनिवर्स तक होती है। तो हम इतनी रेंज में फिजिक्स को अप्लाई करते हैं। तो आज जो हम मेजरमेंट ऑफ लेंथ करने वाले हैं, लेंथ को मेजर करने वाले हैं, वो लार्ज डिस्टेंसेस के बारे में बात करेंगे। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस, एटॉमिक स्केल वाले डिस्टेंस की आज हम बात नहीं करेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, तो हमेशा से लेंथ को मेजर करने के डिफरेंट स्टैंडर्ड्स लोगों ने अपनाए। ठीक है, फुट हुआ जिनको हमने यूनिट्स नाम दिया, फुट, मीटर, यार्ड, ठीक है, और तरह तरह के अलग अलग जगहों पर डिफरेंट यूनिट्स या स्टैंडर्ड जो भी आप कहना चाहो वो रहे। अच्छा, हमने ये भी देखा कि काफ़ी सारे मेथड्स भी रहे, अलग अलग तरह के मेथड्स। ठीक है, इन मेथड्स को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं ब्रॉडली। एक पार्ट आ जाता है हमारा डायरेक्ट मेथड और एक आ जाता है हमारा इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से क्या मतलब है? डायरेक्ट मेथड का मतलब है कि मान लीजिए मुझे इस पेन के कैप की डिस्टेंस, लेंथ को मेजर करना है, तो इस पेन के कैप के दोनों एंड को मैं टच कर सकता हूँ और मैं सिंपली अपना स्केल लेता हूँ और इसकी डिस्टेंस को इस तरह से मेजर करता हूँ। ये आती है अप्रॉक्सीमेटली 3.3 सेंटीमीटर। ओके, तो मैंने लेंथ ऑफ द कैप मेजर की। लेट्स से दिस इज माय कैप और इसकी डिस्टेंस आई, लेंथ आई L इज इक्वल टू 3.3 सेंटीमीटर। सो ये डायरेक्ट मेथड हो गया जिसमें मैं दोनों सिरों को किसी भी ऑब्जेक्ट के, जिस ऑब्जेक्ट की लेंथ को मुझे मेजर करना है उसके दोनों सिरों को मैं टच कर सकता हूँ, पकड़ सकता हूँ। तो वहाँ पर मैं अपना सिंपल स्केल हो या इंच टेप हो या मीटर स्केल हो, जैसे भी मैं मेजर करना चाहूँ कर सकता हूँ। ओके, अब बात आती है कि अगर मैं इस पेन के कैप को एक नए टूल से मेजर करता हूँ, उस टूल का नाम हमारे पास में आता है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर ये स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट है। इसके बारे में हम आगे लेक्चर्स में बात करेंगे। अगर मैं वर्नियर कैलिपर से इसको मेजर करता हूँ तो ये शायद मुझे कुछ इस तरह की रीडिंग देगा, L इज इक्वल टू 3.35 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने देखा कि वर्नियर कैलिपर ने हमें मोर प्रिसाइज वैल्यू दी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब मैंने 3.3 मेज़र किया था मीटर स्केल से, जो भी मेरा मीटर स्केल है, तो अगर मेरा कैप, लेट्स से यहाँ मेरा कैप है, तो ये मेरा रहा 3.3 और 3.4। तो ये मैंने देखा मेरा कैप जो था वो 3.3 और 3.4 के बीच में कहीं था। अब लेकिन उसके बीच में हमारे पास में नंबरिंग नहीं है, 1 mm से छोटा हमारा है नहीं। ये जो हमारे पास में स्केल है ये 1 mm से कम मेजर कर नहीं सकता, तो इसीलिए हमने 3.3 लिख दिया था। लेकिन जब हमने वर्नियर कैलिपर से मेजर किया तो हमने देखा वो 3.35 आया, यानी 3.3 और 3.4 के बीच में कहीं पर था। ओके, अब मैं अगर एक और इंस्ट्रूमेंट हमारे पास में आता है, इसको हम कहते हैं स्क्रू गेज। स्क्रू गेज से अगर मैं मेजर करूँ तो ये और भी ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू मुझे देगा और ये देगा मुझे 3.352 सेंटीमीटर। तो हमने देखा ये प्रिसीजन बढ़ गया। इसका प्रिसीजन क्या होता है इसके बारे में हम आगे और डिस्कस करेंगे। लीस्ट काउंट क्या होता है, प्रिसीजन क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी इसके बारे में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब मेथड कैसे होगा? ये सब मेथड होगा डायरेक्ट मेथड। और हमारे पास में एक और इंस्ट्रूमेंट आता है, इसको हम कहते हैं स्फेरोमीटर। ये स्फेरोमीटर मेजर करता है कोई भी, अगर हमारे पास में लेंस है या कर्व्ड सरफेस है, वो कर्व्ड सरफेस कितना ज़्यादा कर्व है, उसके कर्वेचर को, रेडियस ऑफ कर्वेचर को मेजर करता है। ठीक है, इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड, जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी मान लीजिए मेरे पास में बोर्ड है, इस बोर्ड की अगर मुझे लेंथ को मेजर करना है तो मैं यहाँ इंच टेप लगाऊंगा और यहाँ से यहाँ तक ले जाकर मैं मेजर कर लूँगा दोनों एंड से। कुछ डिस्टेंसेस ऐसी होती हैं जिनको हम दोनों एंड को टच नहीं कर सकते। मान लीजिए किसी बिल्डिंग की हाइट है और हम उस बिल्डिंग पर नहीं जा सकते,
मान लीजिए, या फिर कोई टावर है, टावर की हाइट को हमें मेज़र करना है, या फिर कोई पहाड़ी है, पहाड़ी की हाइट को हमें मेज़र करना है, तो उन सब के लिए हम लोग इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं। तो इनडायरेक्ट मेथड में अब जैसे आप अगर एनसीईआरटी खोलेंगे, एनसीईआरटी में आपका एक बैक एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम दे रखी है उन्होंने, और वो इनडायरेक्ट मेथड ही है। उन्होंने कहा है कि आपके पास में एक थ्रेड है और आपको एक मीटर स्केल दे दिया गया है। आपको मीटर स्केल से इस थ्रेड की, मान लीजिए ये थ्रेड है मेरे पास में, इस थ्रेड की थिकनेस आपको मेजर करनी है मीटर स्केल से। इनफैक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया था, मेरा एक फ्रेंड है वो आईआईसी बैंगलोर गया था पीएचडी का इंटरव्यू देने, तो वहाँ पर उससे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमसे पूछा गया कि इसकी थिकनेस मेज़र करनी है हमें मीटर स्केल। तब मीटर स्केल हमारे पास में इतना बड़ा होता है, कैसे इसकी थिकनेस को मेज़र कर सकते हैं हम? क्योंकि अगर हम देखें तो उसमें 1 mm जो होता है वो इतना होता है, और अगर हम रख के देखें तो 1 mm से भी कम है ये, ठीक है। तो अब किस तरह से इसको मेज़र कर सकते हैं? तो उसके लिए हम एक इनडायरेक्ट मेथड करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर किया है, मैंने क्या किया कि इस धागे को मैंने इस स्केल पर लपेट दिया, या आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर लपेट सकते हैं, और मैंने इसको 1 सेंटीमीटर में इसको लपेट दिया। तो मैं काउंट करता हूँ 1 सेंटीमीटर में कितने टर्न आते हैं। तो मैं काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो मैंने देखा कि 1 सेंटीमीटर में आए 15 टर्न्स। अब अगर मैं यहाँ से 1 टर्न की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो ये आएगा 1/15 सेंटीमीटर। अब अगर मैं 1 को अगर 15 से डिवाइड करता हूँ तो ये आएगा मेरा लगभग 0.067 सेंटीमीटर। तो 1 टन की जो विड्थ हो गई, यानी ये आ गई हमारे पास थिकनेस। इसको मैं लिख सकता हूँ 0.67 mm, अगर mm में लिखना चाहूँ तो। यहाँ से मैंने थिकनेस ऑफ द थ्रेड की थिकनेस को मैंने कैलकुलेट कर लिया। कैसे कैलकुलेट किया? एक इनडायरेक्ट मेथड मैंने यूज़ किया। ओके, और भी क्या इनडायरेक्ट मेथड है? और भी काफ़ी सारे इनडायरेक्ट मेथड हैं, हम उनको देखते हैं कौन कौन से हम इनडायरेक्ट मेथड हमें देखने को मिलते हैं। सो लेट्स सी, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। पहला इनडायरेक्ट मेथड हमें मिलता है ट्रायंगुलेशन मेथड। ट्रायंगुलेशन यानी ट्रायंगल बनता है, उसमें नाम से भी पता लग रहा है उसमें हमें ट्रायंगल यूज़ करना है। कैसे करते हैं? पहला मेथड लेता हूं मैं ट्रायंगुलेशन मेथड। ओके, ट्रायंगुलेशन मेथड का यूज़ करके हम लोग कैलकुलेट करते हैं। लेट्स से मुझे कैलकुलेट करना है हाइट ऑफ ए बिल्डिंग। एक बिल्डिंग की मुझे हाइट मेजर करनी है। इस ट्रायंगुलेशन मेथड का यूज़ करके मैं उसको यूज़ करूँगा। कैसे? मान लीजिए कि मेरे पास में ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की हाइट h है। इस हाइट h को मुझे कैलकुलेट करना है। ये सब आपने क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री में किया होता है, लेकिन फिर भी हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर ताकि आपको याद आ जाए। अब मैं क्या करता हूँ, इसके बेस से यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर जाकर ये पॉइंट A ले लेता हूँ। यहाँ से मैं ये वाला एंगल मेज़र करता हूँ, थीटा। अब इस एंगल को आप कैसे मेज़र करेंगे? हमारे पास में एक इंस्ट्रूमेंट आता है, इसको कहते हैं हम सेक्सटेंट। सेक्सटेंट का यूज़ करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं एंगल को। और एक मैंने सिंपल सा एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है, एक स्केल है मेरे पास में, और एक मेरे पास में एक प्रोटेक्टर है जिसे हम चांदा भी कहते हैं, और मैंने एक धागा लिया है, उसके बाद मैंने वेट लटका दिया है यहाँ पर। तो अब मैं यहाँ पर अगर इसको रखूँ तो अभी मैं देखता हूँ कि ये लाइन 0 डिग्री एंगल है अभी। तो 0 डिग्री पर मुझे रीडिंग मिल रही है, ये धागा मुझे दे रहा है 90 डिग्री। ठीक है, जब एंगल 0 डिग्री है तब मुझे रीडिंग मिल रही है 90। दैट मीन्स जो भी मेरी रीडिंग आएगी उसमें मैं 90 से माइनस करूँगा। क्लियर है? ओके, क्योंकि मेरा इंस्ट्रूमेंट इसी तरह का है। अब मैं इसको यहाँ से इस तरह से उठाता हूँ और मैं देखता हूँ ये आ गई मेरी। यहाँ से हम इस तरह से ऐसे बिल्डिंग को देख सकते हैं। और यहाँ अगर मैं देखूँ तो ये मेरा एंगल आता है लगभग
45 डिग्री। 45 डिग्री मेरा एंगल ये आया। तो इसे मैं 90 से अगर माइनस करूंगा तो ये मेरा एंगल आएगा 45 डिग्री। 90 माइनस 45 इज 45। मुझे ये एंगल मिल गया 45 डिग्री। अब मैं यहाँ पर अपना सिंपल tan थीटा लगा सकता हूँ ट्रिग्नोमेट्री से। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेट्स आपके पास में x है। tan 45 इज इक्वल टू h ओवर x। तो h आ जाएगी यहाँ से x के बराबर। तो ये भी जो डिस्टेंस होगी x उतनी ही हाइट है अगर एंगल हमारा 45 डिग्री हो रहा है। तो इस तरह से हमने देखा ट्रायंगुलेशन मेथड के थ्रू हमने हाइट ऑफ द बिल्डिंग कैलकुलेट कर ली विदाउट यूजिंग एनी, दोनों सिरों को बिना पकड़े हुए। ओके, और हम क्या मेजर कर सकते हैं? हम मेजर कर सकते हैं हाइट ऑफ ए हिल। एक पहाड़ी की मान लीजिए मुझे हाइट देखनी है तो मैं कैसे मेजर करूंगा? लेट्स सी, लेट्स से दिस इज आवर पहाड़ी। इस पहाड़ी की कुछ हाइट h है, मुझे नहीं पता कितनी है, वो कैलकुलेट मुझे करनी है। तो अब इस पहाड़ी के बेस मुझे पता नहीं कहाँ पर है। जैसे मुझे इसका बेस यहाँ पर पता था, ऐसे मुझे इसका बेस नहीं पता है। मैं क्या करता हूँ, किसी भी पॉइंट पर जाकर यहाँ पर जाकर अपने इंस्ट्रूमेंट से इस चोटी को देखता हूँ और इस एंगल को देखता हूँ, ये एंगल कितना है। ये एंगल आ गया लेट्स से θ1। यहाँ से मैं कुछ डिस्टेंस दूरी पर जाता हूँ, ये मैं ले लेता हूँ ए पॉइंट, बी पॉइंट पर जाता हूँ, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज स्मॉल डी। इस बी पॉइंट पर जाकर मैं फिर से अपना एंगल देखता हूँ, तो ये मेरा एंगल आता है लेट्स से θ2। ओके, अच्छा, ये पॉइंट को मैं सी ले लेता हूँ और लेट्स से ये कोई पॉइंट हो गया डी। अब मैं दो ट्रायंगल यूज करके इसे कैलकुलेट कर सकता हूँ। ओके, तो हम लगाते हैं ट्रायंगल ACD। ट्रायंगल ACD अगर मैं देखूं तो मैं लिखूंगा tan θ1 इज इक्वल टू CD ओवर AD। ओके, CD ओवर AD। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिख देता हूँ। दूसरा ट्रायंगल में लेता हूँ, ट्रायंगल BCD। इसमें मैं लेता हूँ tan θ2 इज इक्वल टू, ये आएगा मेरा CD ओवर BD, और BD को मैं लिख सकता हूँ AB प्लस AD। तो tan θ2 यहाँ पर आ गया CD ओवर BA प्लस AD। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके मैं आराम से अपनी हाइट CD या H निकाल सकता हूँ। सो लेट्स सी हाइट हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से मैं AD की वैल्यू निकालकर वहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। यहाँ से अगर मैं AD की वैल्यू देखूँ तो ये आएगा CD अपॉन tan θ1, और यहाँ से अगर मैं निकालूँ BA प्लस AD, ये आएगा CD अपॉन tan θ2, और AD की वैल्यू यहाँ से आएगी CD अपॉन tan θ1। यहाँ से BA आएगा, CD कॉमन आ जाएगा और ये आ जाएगा 1 अपॉन tan θ2 माइनस 1 अपॉन tan θ1। अब BA है हमारा स्मॉल d जो कि हमें पता है, CD है H जो हमें कैलकुलेट करना है। 1 अपॉन tan θ1 को मैं लिख देता हूँ 1 अपॉन tan θ1 को cot θ2 माइनस cot θ1। यहाँ से अगर H देखें तो ये आएगा D अपॉन cot θ2 माइनस cot θ1। यहाँ पर D हमारे पास में नोन है और θ1 और θ भी हमारे पास में नोन है। तो इस तरह से हमने एक हिल की हाइट को मेजर कर लिया यूजिंग ट्रायंगुलेशन मेथड। ओके, और हम क्या कर सकते हैं, और हम इस ट्रायंगुलेशन मेथड से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? लेट्स सी, इसको मैं हटा देता हूँ। मान लीजिए कि आप किसी समुद्र के किनारे पर खड़े हैं और समुद्र में आप देखते हैं एक शिप को देखते हैं। आपको पता करना है कि वो शिप आपसे कितना दूर है।
उस डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है, तो वो हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं यूजिंग ट्रायंगुलेशन मेथड, जो कि हमारा इनडायरेक्ट मेथड है। डिस्टेंस ऑफ अ शिप फ्रॉम शोर, एक किनारे से शिप की डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है। ओके, सो लेट्स से ये हमारा इस तरह से समुद्र है यहाँ पर, और यहाँ हमने देखा कि कोई शिप है। जैसे ये हमारा शिप है, हम यहाँ पर कहीं हैं, यहाँ से ये कोई पॉइंट P ले लेता हूँ मैं। इस पॉइंट P पर ये हॉरिजॉन्टल कितना एंगल बना रहा है, इस एंगल को मैं देखता हूँ अपने इंस्ट्रूमेंट से। ये एंगल लेट से अल्फा बना रहा है। अब मैं वॉक करके यहाँ से इस तरफ जाता हूँ किसी भी पॉइंट पर जो कि मेरे पास में डिस्टेंस नोन होगी AB, ये डिस्टेंस मेरे पास में नोन होगी क्योंकि मैं वॉक करके यहाँ गया हूँ। यहाँ से मैं P पॉइंट को फिर से देखता हूँ और इस एंगल को मेजर करता हूँ। लेट्स से दिस इज बीटा। मुझे जो कैलकुलेट करना है वो ये कैलकुलेट करना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से, ये हो गई हमारी D। अब मेरे पास में दो ट्रायंगल बन रहा है, APC एंड BPC। अब इन दोनों ट्रायंगल की हेल्प से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। लेट्स सी, ट्रायंगल APC, ट्रायंगल APC में मैं लगा सकता हूँ tan अल्फा इज इक्वल टू PC ओवर AC। PC हमारा D और AC को मैं AC ही लिख देता हूँ। तो यहाँ से अगर मैं AC की वैल्यू देखूँ तो ये आएगी D ओवर tan अल्फा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूँ। ओके, अब मैं लेता हूँ ट्रायंगल BPC। ट्रायंगल BPC में हम लगाएंगे tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज PC ओवर CB। PC हो गया यहाँ पर D ओवर CB। यहाँ से CB अगर हम देखें तो ये आएगा D ओवर tan बीटा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर दूं AC और CB को, तो मुझे ये AB मिल जाएगा जो कि मेरे पास में नोन है। तो मैंने लिखा इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करता हूँ, AC प्लस CB, तो ये आएगा D ओवर tan अल्फा प्लस D ओवर tan बीटा। D यहाँ से कॉमन आ गया और AC और CB हो गया हमारा AB जो कि नॉन डिस्टेंस है, और ये हो गया D 1/tan अल्फा प्लस 1/tan बीटा। AB मेरे पास में नॉन है, इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ D cot अल्फा प्लस cot बीटा। तो यहाँ से D देखूँ अगर मैं तो ये आएगा AB अपॉन cot अल्फा प्लस cot बीटा। तो ये डिस्टेंस मैंने कैलकुलेट कर ली। किस मेथड से की मैंने ट्रायंगुलेशन मेथड यूज किया। ओके, तो इस तरह से हमने ट्रायंगुलेशन मेथड जो कि एक इनडायरेक्ट मेथड है उसके यूज करके हमने डिस्टेंस कैलकुलेट की। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ट्रायंगुलेशन मेथड के बाद में हमारे पास में और मेथड आता है, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन मेथड। रिफ्लेक्शन मेथड में हम क्या करते हैं, कोई भी वेव हो, साउंड वेव भी लेते हैं उसमें, लाइट भी लेते हैं कई बार, ठीक है, तो उसको हम लोग रिफ्लेक्ट कराते हैं, उसके थ्रू डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। कैसे करते हैं, लेट्स सी। दूसरा मेथड मैं लिखता हूं यहां पर, रिफ्लेक्शन या इको मेथड भी कहते हैं इसको, रिफ्लेक्शन मेथड। साउंड के केस में हम इसको इको भी बोल देते हैं। इको यानी किसी चीज़ की दोबारा आवाज़ आती है, जैसे आप पहाड़ पर जाते हैं, वहाँ पर आप शोर मचाते हैं, कुछ बोलते हैं तो वो रिफ्लेक्ट होकर साउंड वापस आता है, उसको हम इको कहते हैं। ओके, तो आप देखिए लेज़र,
अगर आप लेज़र लें, लेज़र लाइट लें, बहुत हाई इंटेंसिटी की लेज़र लाइट लें, हाई इंटेंसिटी की लेज़र लाइट लेकर आप अर्थ से मून पर अगर लेज़र लाइट को शूट करें, ये मून है यहाँ पर और ये अर्थ है, तो ये टकराकर लाइट वापस आएगी। अब हम देख सकते हैं कि ये टाइम इंटरवल कितना हुआ। जब हमने ऑन किया स्विच लेज़र लाइट का, उस वक्त हमने अपनी स्टॉप वॉच भी स्टार्ट कर दी, और जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है तब हम स्टॉप वॉच को ऑफ कर देंगे। तो हम देख सकते हैं कितना हमें टाइम लगा लाइट को यहाँ से यहाँ जाने में और वापस आने में। लेट्स से दिस डिस्टेंस इज x, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड, लाइट की स्पीड कितनी होती है c, टाइम लगा मान लीजिए t, तो डिस्टेंस जो हमने ट्रैवल की वो की x इधर की, x इधर की, हमने लाइट ने 2x डिस्टेंस ट्रैवल की, तो यहां से x निकल जाएगा ct/2। तो इस तरह से मून की डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपके पास में एक हाई इंटेंसिटी लेज़र है। इनफैक्ट मून की डिस्टेंस इस तरह से कैलकुलेट की जा चुकी है, साइंटिस्ट ने कैलकुलेट की है लेज़र लाइट के थ्रू। ओके, और हमारे पास में क्या टेक्निक्स हैं, रिफ्लेक्शन मेथड जिसमें हम यूज़ करते हैं, हम देखते हैं रडार में। रडार होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। आपने देखा होगा एयरपोर्ट पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर वो एक चीज़ घूमती रहती है बिल्डिंग के ऊपर, उसको वो रडार होता है। वो बेसिकली पोजीशन ट्रेस करता रहता है प्लेन्स की, मिलिट्री में भी यूज़ होता है इसका। ओके, तो इसमें रडार में हम क्या करते हैं, रडार में रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट कराते हैं। रेडियो वेव जाती हैं। रेडियो वेव क्या है, रेडियो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही एक पार्ट है। आप क्लास 12 में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आप काफ़ी सारी वेव्स पढ़ेंगे, रेडियो, माइक्रो, अल्ट्रा वायलेट एंड लाइट इटसेल्फ इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, गामा वेव और एक्सरे। तो ये सब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में पढ़ेंगे। तो रेडियो वेव, तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होती है। तो यही फॉर्मूला हम लोग लगा लेंगे। तो ये रडार क्या करता है, रेडियो वेव को सेंड करता है और वो प्लेन से टकराकर, या कि कोई भी जो भी हमारे पास प्लेन है, रॉकेट है, मिसाइल है मान लीजिए, तो मिसाइल से टकरा वापस आती है और वो उसकी पोजीशन को बता सकता है, उसकी डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस पर है वो। ओके, और हम क्या यूज़ करते हैं, और हम यूज़ करते हैं सोनार। सोनार नहीं भाई, ये सोनार है, ठीक है। कभी आप सोनार समझो, ठीक है। ये सोनार है। सोनार क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये हमारी सबमरीन में सोनार का यूज़ किया जाता है, ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए भी, डिस्टेंस, एक दुश्मन की सबमरीन कितनी डिस्टेंस पर है ये भी डिटेक्ट करने के लिए, और इनफैक्ट कम्युनिकेशन करने के लिए भी यूज़ होता है कई बार सोनार का। और अगर आपको सी की गहराई नापनी है, समुद्र की गहराई नापनी है, वहाँ पर भी सोनार का यूज़ होता है। इसमें हम क्या करते हैं, साउंड वेव को हम लोग साउंड वेव यूज़ करते हैं बेसिकली इसमें। साउंड वेव को मान लीजिए ये हमारे पास में समुद्र है, साउंड वेव को हम इस तरह से भेजते हैं, ये इसकी तली पर टकरा कर वापस आती है और हम देख सकते हैं कि इसकी डिस्टेंस कितनी है। यही फॉर्मूला लगाएंगे हम, बस यहाँ पर स्पीड में आपके साउंड की स्पीड रखनी है, हमें लाइट की स्पीड नहीं रखनी है। ओके, फॉर्मूला यही रहेगा हमारा, 2x = v × t, या x = v × t/2। सो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्शन मेथड जो हम यूज़ करते हैं। ओके, साउंड वेव को भी यूज़ करते हैं हम लोग, लाइट को भी यूज़ करते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, काफ़ी सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को यूज़ करते हैं हम लोग। ओके, आगे बढ़ते हैं हम, और हम आते हैं अब थर्ड मेथड पर, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और नया भी है आप लोगों के लिए ये मेथड। इसको अच्छे से हम लोग समझते हैं कि थर्ड मेथड कौन सा है। थर्ड मेथड है हमारे पास में पैरेलैक्स। तो पहले तो इस पैरेलैक्स को समझना है, इसके टर्म को समझना है, नाम को। पैरेलैक्स, ये नाम कहाँ से आया, ये बना है ग्रीक वर्ड से, 2 वर्ड से मिलकर बना है ये, पैरा प्लस एला। पैरा का मतलब होता है ऑल्टरनेट,
और एल का मतलब हो गया चेंज, यानी ऑल्टरनेट चेंज, ऑल्टरनेट चेंज। ये हो गया पैरेलैक्स का मीनिंग। क्या मतलब है इसका? तो इसको पैरेलैक्स को समझने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है हमारे पास में कि हम लोग अपने थंब को लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर बनाता हूँ किस तरह से हम समझेंगे। यहाँ पर मैंने एक बैकग्राउंड बनाया रेड और ये बनाया मैंने ग्रीन, या फिर आप ब्लू, जो भी बोलना है आपको, मिक्स है। अब मैं क्या करता हूँ, अपने थंब को, ठीक है, आपको भी करना है, अपने थंब को मैं ऐसे ले जाकर और अपनी राइट आई को बंद कर लेता हूँ और लेफ्ट से देखता हूँ। लेफ्ट आई से मैं देखता हूँ, अपने थंब को मैं यहाँ रखता हूँ और लेफ्ट आई से देखता हूँ। अब यहीं पर रखे हुए मैं लेफ्ट आई को बंद कर लेता हूँ और राइट आई से देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि ये थंब यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता है। आप करके देखिए इसको। आप ऐसे भी देख सकते हैं, सिंपल अपने आपके सामने जो बैकग्राउंड है, अगर आप एक आंख को बंद करके देखें तो आपकी पोजीशन कुछ दिखाई देगी बैकग्राउंड में। ठीक है, अगर आप इस आंख को खोल देते हैं और इसको बंद कर लेते हैं तो वो आपको, आपका जो थंब है वो शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा। ऐसा लगेगा कि वो शिफ्ट हो गया है। क्लियर है? ओके, तो हमने देखा आप हमारा थंब इस ग्रीन बैकग्राउंड से रेड बैकग्राउंड की तरफ चला गया, या फिर रेड से ग्रीन की तरफ, जैसा भी आपने किया है। ओके, तो दिस फिनोमिना, दिस शिफ्टिंग, इसको हम कहते हैं अपेरेंट शिफ्ट। एक्चुअल में तो शिफ्ट नहीं हुआ है थंब हमारा, थंब तो हमारा जहां था वहीं है, लेकिन अपेरेंट शिफ्ट यानी ऐसा हमें लगा। अपेरेंट शिफ्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to बैकग्राउंड, बैकग्राउंड के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का अपेरेंट शिफ्ट। इसको हम और समझते हैं, क्या हमने भी किया है। तो हमने देखा कि हमारे पास में दो आईज हैं। ये आई को हमने बोल दिया P1, या इसको हम बोल देते हैं, चलिए लेफ्ट राइट कुछ भी आप बोल सकते हो। ठीक है, इसको मैं 1 बोल देता हूँ, इसको 2 बोल देता हूँ, I1 I2। ओके, I2 से जब मैं इस थंब को देखता हूँ, लेट्स से दिस इज माय थंब, I2 से जब मैं इस थंब को देखता हूँ I2 से जब मैं इस थंब को देखता हूं तो ये थंब मेरा इस ग्रीन बैकग्राउंड में दिखाई देता है। जब मैं I2 को बंद कर लेता हूं और I1 से देखता हूं तो ये थंब मेरा रेड बैकग्राउंड पे दिखाई देता है, यानी शिफ्ट हुआ थंब का। ओके, सो दिस शिफ्टिंग, ये फिनोमिना, शिफ्ट होना का फिनोमिना इज कॉल्ड पैरेलैक्स। क्लियर है? ओके, और ये जो एंगल हो गया, ये वाला और ये वाला, ये दोनों एक ही एंगल होंगे। इस एंगल को हम कहते हैं पैरेलैक्स एंगल या पैरेलैक्टिक एंगल। पैरेलैक्स एंगल या पैरेलैक्टिक एंगल, तो ये फिनोमिना हमारा पैरेलैक्स कहलाता है। अब ये पोजीशन 1 हो गई ऑब्जर्वेशन की, यानी जब मैंने इस आंख से देखा, ये पोजीशन 2 हो गई। अब इसमें आप आंख से ना करके आप पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। लेट से आपने कोई टावर देखा और आपने यहाँ से खड़े होकर उस टावर को देखा, तो बैकग्राउंड में कुछ दिखाई देगा। मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, आप यहाँ से कुछ दूर चले जाइए, वहाँ से फिर उस टावर को देखिए, तो आपको एक डिफरेंट बिल्डिंग उसके बैकग्राउंड में दिखाई देगी। आपको लगेगा, हमें ऐसा लगेगा कि टावर की पोजीशन शिफ्ट हो गई है, लेकिन एक्चुअल में टावर की पोजीशन शिफ्ट नहीं हुई है। एक्चुअल में हमने अपनी पोजीशन शिफ्ट की है, ऑब्जर्वेशन की पोजीशन, उसकी वजह से हमें ऐसा महसूस हो रहा है, अपेरेंटली हमें दिख रहा है, लग रहा है। तो दिस अपेरेंट शिफ्ट इज कॉल्ड पैरेलैक्स। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड पैरेलैक्स। ओके, अब हम देखते हैं, ये पैरेलैक्स काफी इंपॉर्टेंट है। ये पैरेलैक्स इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है?
इस पैरेलैक्स मेथड का यूज़ करके हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। कैसे करेंगे हम डिस्टेंस कैलकुलेट, उसको हम देखेंगे अभी। और हमारी जो माइंड है, हमारा माइंड पैरेलैक्स का ही यूज़ करके डिस्टेंस को परसीव करता है, यानी डिस्टेंस को एहसास करता है कि डिस्टेंस कितनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास में ये 2 पेन हैं, ये 2 पेन को अगर आप इतनी डिस्टेंस पर रख दो तो मैं दोनों को देख रहा हूँ कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस इतनी होगी, कुछ देख पा रहा हूँ मैं। आपने 2 बिल्डिंग देखी है, 2 बिल्डिंग के बीच में डिस्टेंस आपको लगभग आइडिया लग जाता है। लेकिन अगर मैं एक आंख बंद कर लूँ तो अब मैं नहीं बता सकता इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस इतनी है या इतनी है, मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा ही दिखाई देगा सिर्फ वो। अब मैं नहीं बता सकता इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है। अभी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अभी आप अपनी ये देख रहे हैं, अभी आप अपनी एक आंख, अभी आपको पता है कि इसके बीच में डिस्टेंस कितनी है, क्योंकि पैरेलैक्स हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि 2 आइज से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। अभी आप एक आंख को बंद कर लीजिए, आप नहीं बता पाएंगे कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है। क्लियर है? ओके। सो ये हो गया हमारा पैरेलैक्स। हमारा माइंड भी पैरेलैक्स का ही यूज़ करता है चीज़ों को, डिस्टेंस को परसीव करने में। आप एक एक्सपेरिमेंट और कर सकते हैं। सुई में हम लोग धागा डालते हैं, आप लोग सुई में धागा एक आंख से डाल कर देखिए, कभी नहीं डलेगा, क्योंकि हम एहसास ही नहीं कर पाएंगे, परसीव ही नहीं कर पाएंगे कि वो कितने डिस्टेंस पर है, वो नहीं डाल पाएंगे हम लोग। ओके, तो ये हो गया हमारा पैरेलैक्स। अच्छा, अब इसमें हम एक चीज़ और देखते हैं। पैरेलैक्स में हमने अभी थंब को ऐसे रखा था, अब मैं क्या करता हूँ, थंब को ऐसे रखता हूँ इतना पास। जब मैं इतना पास रखकर देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि थंब जब यहाँ था, अब यहाँ से डायरेक्ट यहाँ कूद रहा है, मतलब शिफ्ट ज़्यादा हो रहा है। देखिए आप करके, जब आपने दूर रखा तो आप देखते हैं कि शिफ्ट कम हुआ, थोड़ा सा ही शिफ्ट हुआ। लेकिन जब आप पास रखते हैं तो आप देखते हैं शिफ्ट ज़्यादा हो रहा है, यानी सडन चेंज हो रहा है। क्लियर है? अच्छा, तो हमने देखा कि हमारी 2 आइज किसी ऑब्जेक्ट को, थंब को, जब हमने दूर वाले थंब को देखा तो ये हमारी फर्स्ट पोजीशन थी थंब की। तो ये कुछ एंगल बना रहा है θ1, लेट्स से इसको मैं θ1 बोल देता हूँ। अब मैंने अपने थंब को पास कर लिया, अब ये कुछ और एंगल बना रहा है, इसको मैंने बोला θ2। ये भी पैरेलैक्स एंगल है, ये भी पैरेलैक्स एंगल है। इसको मैं बोल देता हूँ नियर n और इसको मैं बोल देता हूँ फार f। जब मेरा थंब फार था तब वो वाला एंगल है। तो अब मैं यहाँ देखता हूँ कि ये जो पैरेलैक्स एंगल है, दिस पैरेलैक्स एंगल इज स्मॉल। पैरेलैक्स, ऐसा भी बोल सकता हूँ मैं, पैरेलैक्स इज स्मॉल। इसका क्या मतलब है? पैरेलैक्स स्मॉल है, इसका मतलब है पैरेलैक्स एंगल स्मॉल है। क्लियर है? ओके। इसको मैं बोल सकता हूँ पैरेलैक्स एंगल इज लार्ज। पैरेलैक्स इज लार्ज, लार्ज पैरेलैक्स हो गया इसका। ओके। अब अगर पैरेलैक्स स्मॉल है तो जो चेंज आ रहा है, चेंज स्लो चेंज आ रहा है। कैसा चेंज आ रहा है? स्लो चेंज। और जब मैं इसमें देखता हूं, थंब को यहां रखकर ऐसे देखता हूं, तब जो चेंज आ रहा है वो फास्ट चेंज आ रहा है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। कैसा? इसके एग्जाम्पल को समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आप किसी ट्रेन में जा रहे हैं। ये मान लीजिए ट्रेन है कोई, इस ट्रेन में आप जा रहे हैं, आप यहाँ बैठे हुए हैं विंडो में। यहाँ से आपने देखा एक ट्री, मान लीजिए अभी वो ट्री यहाँ था, और आप जब आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे, क्योंकि पूरी ट्रेन आगे बढ़ जाएगी। लेट्स से मैं डिफरेंट कलर से बना देता हूँ इसको। लेट्स से आप यहाँ पहुँच गए, एक सेकेंड बाद। तो अब आपने देखा कि ये जो ट्री एंगल बना रहा है, एक पोजीशन ये, एक पोजीशन ये इतना एंगल बना रहा है थीटा। ये पास में है तो पैरेलैक्स इसका कैसा है? लार्ज। तो चेंज कैसा होगा? फास्ट चेंज।
वहीं आप एक दूर एक ऑब्जेक्ट देखते हैं, मान लीजिए दूर आपने कोई और एक और पेड़ देखा या कोई टावर देखा, मान लीजिए आपने कोई दूर टावर देखा, दूर आपने कोई टावर देखा या बिल्डिंग देखी, तो अब जो पैरेलैक्स बन रहा है वो स्मॉल पैरेलैक्स बन रहा है, स्मॉल पैरेलैक्स। और चेंज कैसा होगा? स्लो चेंज। यानी ये तो आपकी नजरों से पेड़ एकदम गायब हो जाएगा, लेकिन दूर का जो टावर है वो काफी दूर तक दिखाई देगा, क्योंकि इसमें चेंज स्लो चेंज आ रहा है। ओके। और अगर आप कोई बहुत दूर ऑब्जेक्ट देखें, फॉर एग्जांपल आप सन को देखते हैं, सन बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है, तो सन का जो पैरेलैक्स होगा वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा, और जब बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा तो चेंज बहुत ही ज़्यादा स्लो होगा, यानी सन अपनी पोजीशन को चेंज होता हुआ दिखाई नहीं देगा। आप अभी देखेंगे सन एक पोजीशन पर है और 5 मिनट बाद भी देखेंगे तो सन वहीं दिखाई देगा आपको, है ना। इसमें हम सन की मोशन को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सन भी क्योंकि मूव कर रहा है तो हम सन की मोशन को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं इसमें, ठीक है। ओके। अच्छा, तो हमने यहाँ से क्या सीखा? हमने ये सीखा कि जो लार्ज ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी पोजीशन चेंज होती हुई दिखाई नहीं देती है। कैसे? फॉर एग्जांपल मैं आज यहाँ पर खड़े होकर मून को देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि मून बिल्कुल मेरे सर पर दिखाई दे रहा है, मुझे बिल्कुल मेरे सर के ऊपर यहाँ दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ से 50 मीटर आगे चलता हूँ और देखता हूँ मून मेरे सर पर अब भी है, उसकी पोजीशन में जरा भी चेंज नहीं आया। क्यों? क्योंकि मून अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है। तो मैं यहाँ से देखूँ या यहाँ से देखूँ या यहाँ से देखूँ, बहुत ज़्यादा चेंज मुझे दिखाई नहीं देगा। पैरेलैक्स बहुत स्मॉल है तो चेंज मुझे ज़्यादा दिखाई नहीं देगा। हाँ, अगर मैं यहाँ से मान लीजिए चलता हूँ 10,000 किलोमीटर, तब मुझे चेंज दिखाई दे जाएगा, तब मुझे चेंज, मैं एहसास कर सकता हूँ कि मून की पोजीशन चेंज हो गई है। ओके, क्योंकि तब पैरेलैक्स ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, ओके। सो अब पैरेलैक्स का यूज़ करके हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, पैरेलैक्स का यूज़ करके, ठीक है। तो पैरेलैक्स क्या है? पैरेलैक्स अपैरेंट शिफ्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड। पास के ऑब्जेक्ट ज़्यादा पैरेलैक्स एंगल और फास्ट चेंज, दूर का ऑब्जेक्ट स्मॉल पैरेलैक्स स्लो चेंज। क्लियर है? ओके। आगे देखते हैं हम डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए पैरेलैक्स के यूज करके पैरेलैक्स का। अब देखिए पैरेलैक्स का जब हम यूज करेंगे तो इसमें हम अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे एक। वो अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, उस अप्रोक्सीमेशन को आप देख लीजिए। हम जो अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे वो क्या करेंगे, देखिए मान लीजिए कि मेरे पास में एक ये लाइन है, ये लाइन इस पॉइंट पर कुछ एंगल सबटेंड करेगी, थीटा। अगर इस लाइन की लेंथ को मैं x ले लूं और इसकी लेंथ को मैं r ले लूं, तो मैं यहां देखता हूं कि r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन x, r x से बहुत ज़्यादा है। तब मैं इसको एक आर्क मान सकता हूं, आर्क। कैसे? अगर मैं इसको एक सर्कल का पार्ट मान लूं, मान लीजिए एक लार्ज सर्कल का पार्ट है, इस सर्कल का मान लीजिए पार्ट है, मुझे रेडियस यहां लेनी पड़ेगा 0.2, ठीक है। ये है, तो आर मेरा यहां से यहां हो गया, तब यही डिस्टेंस मेरी आर्क बन गई, ठीक है। तो अब हम अप्रोक्सीमेशन क्या लेंगे? अब हम ये करेंगे कि कोई भी अगर लाइन सेगमेंट है वो किसी पॉइंट पे अगर कुछ एंगल बना रहा है, ये आर है, ये एक्स है, ये थीटा है। अभी तो आपको लग रहा है आर एक्स से बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें आपको दिखाना है डायग्राम, उसके लिए हमें ये बड़ा बनाना है, ओके। लेकिन अगर आर बहुत ज़्यादा हो एक्स से, तब हम इसको सिंपली एक आर्क मान लेते हैं, ये एक सर्कल का पार्ट है, आर्क मान लेते हैं। जब हम इसको आर्क मान लेते हैं तब हम एंगल
वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये एंगल हमने कब इंट्रोड्यूस किया? जब हमने रेडियन के बारे में बात की। रेडियन की जो वीडियो है वो हमने रेडियन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसको ज़रूर देखिएगा आप लोग। ओके, तो ये अप्रॉक्सीमेशन हम लोग यूज़ करेंगे सिंपली, इस ट्रायंगल को, इसको हम यूज़ करेंगे। ओके, अच्छा, इसके अलावा और क्या बात हमें याद रखने वाली है? और एक इंपॉर्टेंट बात हमें ये देखनी है कि हम जब बताते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कितना दूर है तो हम कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। जब आप कहते हैं कि सन इतने किलोमीटर है अर्थ से, तो हमने अर्थ से बताया। अगर हम स्पेस में सब कुछ गायब कर दें और सिर्फ सन है तो हम कैसे बताएंगे सन कितना दूर और कितना पास है? नहीं बता सकते। तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है जो जिसको हम रेफरेंस लेते हैं। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर हम जो डिस्टेंस को मेज़र करेंगे तो हम देखते हैं कि जो दूर ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी पोजीशन ज़्यादा चेंज नहीं होती है जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, क्योंकि उनका पैरेलैक्स बहुत स्मॉल होता है। ओके, इसी का हम यूज़ करेंगे इस कंसेप्ट का। तो लेट्स सी, मैं कैलकुलेट करता हूँ डिस्टेंस ऑफ ए प्लैनेट फ्रॉम अर्थ। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ए प्लैनेट, अर्थ से ही मेजर कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो ये मान लीजिए ये हमारा अर्थ हो गया, ये मेरे पास में कोई प्लैनेट है, बहुत दूर प्लैनेट है। तो अर्थ के इस पॉइंट पर, ए पॉइंट से मैं इस प्लैनेट को देखता हूं। ओके, अच्छा, अब मैं एक स्टार को देखता हूं पहले, और वो स्टार को जब मैं देखता हूं तो अब स्टार जो होता है वो प्लैनेट से काफ़ी ज़्यादा दूर है। ठीक है, अच्छा, अब अगर स्टार प्लैनेट से काफ़ी ज़्यादा दूर है तो मैं स्टार को यहाँ से देखूं या 10,000 किलोमीटर ट्रैवल करके इस पॉइंट से देखूं, मुझे ये स्टार अपने सर के ऊपर ही दिखाई देगा। इस बात को समझना है आपको। क्या समझना है भाई? अगर मैं ए पॉइंट से प्लैनेट को देखता हूं तो मुझे कुछ पोजीशन दिखाई देगी। ए पॉइंट से अगर मैं प्लैनेट को देखता हूं तो प्लैनेट मेरा राइट साइड में है। अगर मैं बी पॉइंट से प्लैनेट को देखता हूं तो प्लैनेट मेरा लेफ्ट साइड में है। लेकिन स्टार क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर है, उसका पैरेलैक्स बहुत स्मॉल है, तो चेंज भी बहुत स्मॉल है। तो मुझे स्टार को मैं यहाँ से देखूँ पॉइंट ए से, या 10,000 किलोमीटर दूर जाकर पॉइंट बी से देखूँ, स्टार मुझे अपने सर के ऊपर ही दिखाई देता है। तो मैं स्टार को एक रेफरेंस पॉइंट ले सकता हूँ। ओके, ये कंसेप्ट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, पॉइंट ए से यहाँ पर अपना सेक्सटेंट रखता हूँ और इस प्लैनेट की एंगल को देखता हूँ कि ये कितना एंगल बन रहा है। इस एंगल को मैंने नाम दे दिया लेट्स से θ1। इस एंगल को मैं मेजर कर सकता हूँ। ओके, पॉइंट बी पर जाकर मैं फिर से प्लैनेट को देखता हूँ और ये वाला एंगल मेजर करता हूँ। इसको बोल दिया मैंने θ2। ये मेरे पास में ए बी मेरे पास में नोन है। अब अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो ये मेरे ऑल्टरनेट एंगल हो गए। ये भी एंगल θ1 हो जाएगा और ये भी एंगल θ2 हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए जो प्लैनेट है, मान लीजिए इन दो पॉइंट के बीच में हमने डिस्टेंस ली है 10,000 किलोमीटर, लेकिन ये जो प्लैनेट है ये अर्थ से लाखों करोड़ों किलोमीटर है। क्लियर है? तो करोड़ों किलोमीटर 10,000 किलोमीटर से बहुत ज़्यादा है। तब हम अपना वही अप्रॉक्सीमेशन लेंगे जो कि हमने अभी सीखा था, अप्रॉक्सीमेशन। उस केस में हम लोग इस डिस्टेंस को एक आर्क मान सकते हैं।
ये डिस्टेंस हो, ये डिस्टेंस हो, ये डिस्टेंस हो, अप्रॉक्सीमेटली सेम ही होगी। और इसको हमने बोल दिया बी, बेस भी बोल देते हैं इसको, ठीक है, ओके। अब ये जो प्लैनेट की यहां से डिस्टेंस है अर्थ से, वो ये लूं मैं या ये लूं, दोनों रेडियस का ही पार्ट हो गई है, रेडियस ही हो गई, और ये भी रेडियस ही हो गई। अगर ये इसको यहां से मिला दूं तो अप्रॉक्सीमेटली ये हमारा डी हो गया, डिस्टेंस ऑफ द मून, सॉरी प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ। अब सिंपल हम लोग फॉर्मूला लाएंगे, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क हमारी हो गई ए बी, रेडियस हमारी हो गई डी, ए बी हमने बोला बी ओवर डी, और एंगल हमने ले लिया θ1 प्लस θ2। अब ये जो एंगल हमने डराइव किया है, ये जो फॉर्मूला है, इसमें एंगल हमें रखना है रेडियन में, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब डी अगर मुझे यहाँ से कैलकुलेट करना हो गया तो वो आ गया बी अपॉन θ1 प्लस θ2। तो इस तरह से मैं डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब ये प्लैनेट की जगह आप मून ले लो तो भी आप मून की डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हो, ओके ओके। अच्छा, अब बात आती है कि भाई अगर हमें प्लैनेट की डिस्टेंस तो हमने कैलकुलेट कर ली, मून की भी कर ली, और सारे प्लैनेट्स जितने हमारे पास में प्लैनेट हैं हमने सबकी डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली। बात आती है अगर हमें स्टार की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है कि स्टार कितना दूर है, तो वो कैसे करेंगे। अब देखिए ये जो पैरेलैक्स मेथड है, इसके बारे में ग्रीक लोग जानते थे बहुत पहले से, लगभग 2-2,5-3 हज़ार साल पहले से भी लोग इसके बारे में जानते थे। इनफैक्ट अब से लगभग 2100 साल पहले, 2100 साल पहले, एक ग्रीक एस्ट्रोनॉमर ने मून की डिस्टेंस भी कैलकुलेट की थी इसी मेथड से, पैरेलैक्स मेथड से, और काफ़ी एक्यूरेट थी वो। एग्जैक्टली तो नहीं थी बिल्कुल, लेकिन काफ़ी हद तक वो सही थी। अच्छा, अब बात आती है कि स्टार की डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट हो। तो स्टार की डिस्टेंस कैलकुलेट की एक साइंटिस्ट ने, बेसल, ये एक मैथमेटिशियन थे, इनके नाम पर एक फंक्शन भी है बेसल फंक्शन। तो इन्होंने 1838 में स्टार की डिस्टेंस कैलकुलेट की। कैसे की इसको हम समझेंगे। अब जो स्टार में पहले पैरेलैक्स होता है उसको हम पहले समझते हैं, स्टार में पैरेलैक्स कैसे होता है। अच्छा, अब बात आती है कि अभी हमने देखा कि अर्थ पर मैं इस पॉइंट से स्टार को देखूं तो मुझे यहाँ दिखता है वो स्टार, इस पॉइंट से अगर मैं स्टार को देखता हूँ तो भी मुझे यहीं दिखता है, वो अपने सर के ऊपर ही दिखता है। स्टार एक ही है लेकिन मुझे अपने सर के ऊपर ही दिखता है। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो अब ये क्वेश्चन था कि अब इसकी डिस्टेंस को हम कैसे मेजर करें, क्योंकि इसकी पोजीशन में शिफ्ट तो दिखाई नहीं दे रहा हमें, पैरेलैक्स बहुत स्मॉल है क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा लार्ज है। तो बेसल ने इसको कैसे कैलकुलेट किया, इसको हम देखते हैं। बेसल ने देखा कि भाई अर्थ रिवॉल्यूशन करती है अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। उसने कहा कि अर्थ मान लीजिए अभी यहां पर है, तो उसने स्टार को देखा, तो उसने स्टार की पोजीशन देखी तो उसे स्टार यहां दिखाई दिया। लेट्स से दिस इज आवर स्टार। अब स्टार के डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं, तो लेट्स से दिस इज ए येलो स्टार। अब अर्थ से खड़े होकर उसने स्टार को देखा, तो उसने देखा और ये उसे उसकी लाइन ऑफ साइट मिली। लाइन ऑफ साइट यानी जो उसकी नजर है। अब आसमान में एक स्टार तो होता नहीं है, और भी काफी स्टार होते हैं। तो उसने देखा कि भाई ये जो स्टार है, येलो स्टार, ये एक ब्लू स्टार और एक रेड स्टार, उसके बीच में दिखाई दे रहा है उसको। अब उसे ये डिस्टेंस तो पता कर सकता नहीं, वो ये डिस्टेंस कितनी है ये तो नहीं पता, लेकिन यहां पर खड़े होकर, अर्थ पर खड़े होकर वो अगर देखता है यहां से इस तरह से, तो उसे स्टार किस तरह के दिखाई देते हैं। उसे दिखाई देता है कि उसका येलो स्टार, मान लीजिए ये पोजीशन 1 है, पोजीशन 1 से वो देखता है कि उसका येलो स्टार के
लेफ्ट साइड में उसे दिखाई देता है ब्लू, लेफ्ट साइड में उसे ब्लू स्टार दिखाई देता है, और येलो स्टार के राइट साइड में उसको रेड स्टार दिखाई देता है। ओके, उसने ये देखा, उसको तो ऐसे सब ऐसे ही दिखाई देता है। हमें आसमान में स्टार्स कैसे दिखाई देते हैं? ऐसे ही तो दिखाई देता है, सब एक ही प्लेन में दिखाई देते हैं, लेकिन वो एक प्लेन में होते नहीं है, आगे पीछे होते हैं। ओके, इसी तरह का कुछ था। अब अर्थ 6 महीने बाद घूमकर यहाँ पहुंच गई। अब वो यहाँ से जब स्टार को देखता है तो उसकी लाइन ऑफ साइट उसे ये दिखी। अब वो देखता है कि यहां पर एक और रेड स्टार है। अब उसने देखा कि अब जो उसका येलो स्टार है, अब उसका येलो स्टार उसको दिखाई दे रहा है 2 रेड स्टार के बीच में, यानी अब उसको पोजीशन शिफ्ट हो गई स्टार की। पहले यहां से देख रहा था तो इधर यहां दिखाई दे रहा था, अब वो अर्थ घूमकर 6 महीने बाद यहां पहुंच गई तो वो उसको यहां दिखाई दे रहा है इन दोनों स्टार के बीच में, तो पोजीशन उसको ये दिखाई देगी स्टार की। तो ये हो गया हमारी पोजीशन 2 से। पोजीशन 2 से जब अर्थ है यहां पर पहुंच गई तब देखा तो स्टार की पोजीशन उसको ऐसे दिखाई दी। तो ये हो गया हमारा, इसको हम कहते हैं स्टार में जो पैरेलैक्स होता है, ये पैरेलैक्स ही हो गया, शिफ्ट ऑफ द येलो स्टार विद रिस्पेक्ट टू द बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में क्या है? दूसरे स्टार्स। तो इसको हम कहते हैं स्टेलर पैरेलैक्स। ये कहलाता हमारा स्टेलर पैरेलैक्स। स्टेलर का मतलब होता है स्टार्स का पैरेलैक्स, और कुछ नहीं होता है, बस। ओके, तो बेसिकली ये तो पैरेलैक्स हमने देखा। अब बेसल ने ये यूज कैसे किया डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, तो ये हम देखते हैं अब बेसल ने कैसे यूज किया। तो इसको मैं यहां से हटा देता हूं, 1 मिनट। तो ये मान लीजिए कोई स्टार था जो कि बेसल ने जिसकी डिस्टेंस कैलकुलेट की। अच्छा, अब स्टार्स कुछ पास होते हैं, कुछ बहुत दूर होते हैं। जो दूर वाले स्टार होते हैं उनकी पोजीशन चेंज होती हुई दिखाई नहीं देती है। जो ये वाला स्टार है ना, ब्लू स्टार, ये इसको यहाँ से देखें, यहाँ से देखें, 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, 5 महीने बाद, ये स्टार इसको यहीं दिखाई देगा, इसकी पोजीशन शिफ्ट होती हुई दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि ये स्टार बहुत दूर स्टार है, इन दोनों बीच में मान लीजिए 100 लाइट ईयर डिस्टेंस है। ओके, तो जो फार स्टार है, वेरी फार स्टार, एक हो गया हमारा नियर स्टार जो कि हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, स्टार्स को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। जो पास वाले स्टार हैं उनको हमने बोला नियर स्टार, जो दूर वाले स्टार हैं उनको हमने बोल दिया फार अवे स्टार। तो अब क्वेश्चन आता है कि पहले तो हमने रेफरेंस लिया था, जब हमने एंगल कैलकुलेट किया था तो स्टार को रेफरेंस ले लिया था हमने। प्लैनेट के केस में जब हमने प्लैनेट की डिस्टेंस मेजर कर रहे थे, तो अब अगर हमें स्टार की डिस्टेंस मेजर करनी है नियर स्टार की, इसको मैं नियर स्टार बोल देता हूँ। तो अब मैं यहाँ से देखूंगा एक फार ऑफ स्टार, बहुत दूर स्टार देखूंगा, इसको मैं फार स्टार बोल देता हूँ। ये हो गया मेरा नियर स्टार जिसकी मैं डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूँ। फार स्टार और नियर स्टार, जब मैं ये एंगल देखता हूँ, यहाँ से इसे ऑब्जर्व करता हूँ, तो ये एंगल मुझे कुछ मिल जाता है थीटा। उसी तरह से अगर मैं 6 महीने बाद अर्थ के इस पॉइंट से, ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, इस पॉइंट से अगर मैं स्टार को देखता हूँ और ये मेरा फार स्टार, ये वाला स्टार अब मुझे यहाँ दिखाई देता है सर पर। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दूर है, इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। इस एंगल को मैं देखता हूँ तो लेट्स से दिस इज θ1 और दिस इज θ2। उस केस में फिर से मेरे पास में दिस एंगल इज अगेन θ1 एंड दिस एंगल इज θ2। इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ ए पॉइंट और इसको मैं बोल देता हूँ बी पॉइंट। फिर से हम लोग अपना वही फॉर्मूला यूज करेंगे, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क आपकी हमारी हो जाएगी ए बी और रेडियस हमारी हो जाएगी ये डी, कैपिटल डी, और एंगल हमारा हो गया θ1 प्लस θ2। तो d इज इक्वल टू आ गया ए बी ओवर θ1 प्लस θ2। अब ऑब्वियसली ये जो ए बी है इसको हम लोग आर्क मान के चलेंगे एक। क्यों? क्योंकि ए बी जो डिस्टेंस है ये कितनी डिस्टेंस होती है?
ये 2 AU के बराबर होती है। 2 AU 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये 2 AU बहुत कम है इस डिस्टेंस के मुकाबले, तो इसको हम आर्क मान सकते हैं। तो आर्क मान कर हमने ये फॉर्मूला लगाया, θ1 + θ2 हमें रेडियन में रखना है। ए बी हमारी आर्क हो गई जो कि 2 AU रख देंगे हम, तो हम एक नियर स्टार की डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके अब ये जो पैरेलैक्स मेथड है, अगर ये नियर स्टार, अगर हम इस स्टार की डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये 100 पार्सेक से बहुत दूर है। 100 पार्सेक डिस्टेंस हमारे पास में है। इससे अगर दूर वाला स्टार होता है तो उसको हम डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो यहाँ से भी हमें सर पर दिखाई देता है, यहाँ से भी हमें सर पर ही दिखाई देता है हमारे। तो हम एंगल किस में बनाए हमें नहीं मेजर कर सकते हम, पैरेलैक्स बहुत स्मॉल होता है। ओके तो ये हो गया हमारे पास में पैरेलैक्स मेथड। आज हमने पढ़ा मेजरमेंट ऑफ लेंथ। इसमें हमने 3 मेथड पढ़े। पहले तो हमने मेजरमेंट को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, मेथड्स को, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में। डायरेक्ट मेथड को हमने देखा कि जहाँ पर हम सिरे देख सकते हैं, और इनडायरेक्ट मेथड में हमने 3 मेथड देखे। ट्रायंगुलेशन मेथड, जिससे हमने कैलकुलेट की एक टावर की हाइट, एक शिप की डिस्टेंस शोर से, और हमने डिस्टेंस हाइट कैलकुलेट की एक पहाड़ी की। उसके बाद हमने रिफ्लेक्शन मेथड पढ़ा। इसमें हमने देखा, लेज़र से देखा हमने मून की डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। इससे हमने देखा रडार देखा, इससे हमने देखा सोनार देखा। ये मेथड हमारे पास में होता है। पैरेलैक्स से हमने देखा कि हम मून की डिस्टेंस या कोई प्लैनेट है उसकी डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले तो हमने पैरेलैक्स को समझा, एक्चुअल में पैरेलैक्स होता क्या है। द अपैरेंट शिफ्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द बैकग्राउंड, अपैरेंट शिफ्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द बैकग्राउंड, अपैरेंट शिफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द बैकग्राउंड। तो दिस इज पैरेलैक्स। फिर हमने ये देखा कि जो पास वाले ऑब्जेक्ट होते हैं उनका पैरेलैक्स ज़्यादा होता है, और जो दूर वाले ऑब्जेक्ट होते हैं उनका पैरेलैक्स कम होता है। तो दूर वालों का चेंज स्लो होता है, पास वाले का चेंज फास्ट होता है। इसको हमने ट्रेन के एग्जांपल से भी समझा। ओके उसके बाद हमने एक प्लैनेट की डिस्टेंस कैलकुलेट की। उसके बाद हमने एक स्टार की डिस्टेंस भी कैलकुलेट की। अच्छा, इसी के साथ में एक छोटा सा मैं और ले लेता हूँ। मान लीजिए मुझे किसी प्लैनेट का साइज पता करना है, साइज ऑफ प्लैनेट, या मैं लिख देता हूँ डायमीटर ऑफ प्लैनेट, डायमीटर ऑफ ए प्लैनेट। अगर मुझे किसी डायमीटर का प्लैनेट का डायमीटर कैलकुलेट करना है, बहुत आसान है, यही फॉर्मूला हमें लगाना है। अर्थ पर हम हैं, अर्थ से हम उस प्लैनेट को देखते हैं अपनी टेलीस्कोप से, और हम ये देखते हैं कि इसका जो डायमीटर है ये ए बी, ये प्लैनेट हमारी आइज पर कितना एंगल बना रहा है, थीटा। और हमें ये थीटा एंगल पता है, और ये वाली डिस्टेंस हमें पता है, जो हमने प्लैनेट की डिस्टेंस अभी पीछे कैलकुलेट की है, उससे हम प्लैनेट का डायमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ लाएंगे थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ए बी अपॉन डी, और डी आ जाएगा ए बी ओवर थीटा। थीटा हमें रेडियन में रखना है, ये हमें पता है। तो इस तरह से हम किसी भी प्लैनेट का हम डायमीटर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके तो आज ही हमारा इतना हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इनके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।